मुंबई वैसे तो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के लिए जानी जाती है, लेकिन दो और चीज़ें हैं जिसके लिए मुंबई फेमस है। पहला है यहाँ का बॉलीवुड और दूसरा है यहाँ का अंडरवर्ल्ड। सदियों से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की मूवी बनती आ रही हैं और मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया भी इंटरेस्टिंग कहानियों से भरी पड़ी है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड दोनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्राइम की दुनिया का ऐसा ही एक और नाम था वरदराजन मुदलियार, क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह। पुलिस जिसे क्रिमिनल समझती थी, वहीं लोग उसे मसीहा मानते थे। वरदराजन की जिंदगी की शुरुआत झोपड़पट्टी से हुई थी, लेकिन उसके सबको चार्टेड प्लेन से भेजा गया था। सो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में जानते हैं वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई की इस इंटरेस्टिंग कहानी को। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के थोथुकुडी में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है वरदराजन का। इसके 20 साल बाद 1945 में वरदराजन मुंबई आता है काम की तलाश में। मुंबई आने के बाद वरदराजन ने छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम शुरू किया। वरदराजन खुद गरीब था, लेकिन वो स्टेशन के पास की दरगाह पर जरूरतमंदों को खाना खिलाता था, जिसकी वजह से धारावी में रहने वाले लोग वरदराजन का नाम जानने लगते हैं। इसके बाद 1950s में चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई की सरकार ने महाराष्ट्र में दारू को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से मुंबई में अवैध शराब का धंधा बढ़ गया था। शराब की स्मगलिंग होने लगती है और इस बीच वरदराजन की मुलाकात होती है मुंबई के कुछ बड़े स्मगलर्स से, और यहीं से वरदराजन क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। वरदराजन अवैध शराब की ट्रांसपोर्टिंग करने लगता है। मुंबई पुलिस की आंखों से बचकर वो एक जगह से दूसरी जगह शराब ट्रांसपोर्ट करने लगता है। कुछ ही महीनों में उसने अपनी एक अलग गैंग बना ली और दारू मैन्युफैक्चरिंग करने लगता है और बेचने लगता है। इस गैंग का नाम पड़ता है मद्रासी गैंग। इसके कुछ साल बाद 1955 में मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रख चुका था। बखिया ब्रदर्स के साथ मिलकर हाजी मस्तान ने गोल्ड स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका था। समुद्र से गोल्ड स्मगलिंग में हाजी मस्तान सबसे आगे था, लेकिन मुंबई पर राज करने के लिए हाजी मस्तान को पैसे के साथ साथ एक मसल पावर की भी जरूरत थी, और वो उसे वरदराजन में दिखती थी, क्योंकि वरदराजन मुंबई लोकल्स में फेमस हो चुका था। फेमस जर्नलिस्ट हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में लिखा है हाजी मस्तान और वरदराजन की पहली मुलाकात के बारे में। लिखा है कि वरदराजन को तस्करी के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और जेल में डाल दिया था। ये बात हाजी मस्तान को पता चलती है तो वो तुरंत अपने लोगों को वरदराजन की हिस्ट्री निकालने को बोलते हैं, और उसे पता चलता है कि वरदराजन की पकड़ मुंबई में रहने वाले तमिल लोगों में बहुत अच्छी है, और हाजी मस्तान खुद वरदराजन से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उन दिनों हाजी मस्तान एक बहुत बड़ी हस्ती थी और पॉलिटिक्स में भी उसका नाम चलता था। हाजी मस्तान की चमचमाती कार और सफ़ेद कपड़े देखकर पुलिस वाले भी उसे सलाम ठोकते थे। ऐसे में किसी और के लिए हाजी मस्तान को पुलिस स्टेशन जाना एक बहुत बड़ी बात थी। हाजी मस्तान पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वरदराजन के पास जाता है और तमिल में उसे नमस्कार करता है। ये सुनकर वरदराजन चौंक जाता है, क्योंकि वो भी हाजी मस्तान को जानता था, और हाजी मस्तान से ये सुनकर वो खुश हो जाता है। और यहीं से हाजी मस्तान वरदराजन को अपने गोल्ड स्मगलिंग के काम में शामिल होने को बोलता है, और वरदराजन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वरदराजन खुद ये काम करना चाहता था, लेकिन हाजी मस्तान की परमिशन के बिना मुंबई अंडरवर्ल्ड में पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे में हाजी मस्तान ने खुद आगे से हाथ बढ़ाया तो वरदराजन खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, और यहीं से हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन ने मुंबई की गलियों में एक तरफा राज किया था। 1960s और 70s में पूरी मुंबई में इन तीनों का ही नाम चलता था, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन। करीम लाला पठान गैंग के ओनर। करीम लाला अफगानिस्तान से 1920s में मुंबई आए थे। करीम लाला ने क्राइम की दुनिया में कदम पैसे वसूली करके रखा था। मुंबई में गुजराती और मारवाड़ी बिजनेसमैन थे जो मुंबई में बिजनेस करते थे। उन लोगों के जहाँ जहाँ पैसे अटके हुए थे वो पैसे करीम लाला वसूलता था। इसके बाद करीम लाला ने क्लब्स खोले
और उन क्लब्स में वो पैसे भी उधार देने लगा था। पैसे ब्याज पर देना और फिर उन लोगों से ब्याज वसूलना, और फिर इसके बाद गोल्ड स्मगलिंग, डायमंड स्मगलिंग और 1947 के बाद अवैध शराब की तस्करी। करीम लाला हाजी मस्तान और बर्धा राजन से पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड में कदम रख चुका था। ये तीनों जानते थे कि कोई एक अकेला इतनी बड़ी मुंबई पर राज नहीं कर सकता, इसलिए इन तीनों ने मुंबई को 3 हिस्सों में बांट लिया था। करीम लाला साउथ मुंबई संभालता था, जिसमें वो क्लब्स चलाता था, हफ्ता वसूली करता था, अवैध शराब मैन्युफैक्चरिंग करता था और सारे इलीगल धंधे करता था। और सेंट्रल मुंबई हाजी मस्तान संभालता था, जिसमें वो सारे इलीगल धंधे करता था, स्मगलिंग करता था। और ईस्ट और नॉर्थ मुंबई में बर्धा राजन का राज चलता था। मुंबई को 3 हिस्सों में बांटने के बाद तीनों खुश थे। 1960 से 1980 तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब अपने अपने काम में खुश थे। इन तीनों में एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही कोई गैंग वॉर होगा। धारावी और मटुंगा की तमिल कम्युनिटी के लोगों में बर्धा राजन का ही राज चलता था। यहाँ के लोगों की छोटी से बड़ी प्रॉब्लम को बर्धा राजन ही सॉल्व करता था। बर्धा राजन की काली कमाई का एक हिस्सा वो धारावी और मटुंगा के गरीब लोगों में खर्च करता था। ज़्यादातर लोग उसके कुली से डॉन बनने तक के सफ़र को जानते थे और यहाँ की गरीब जनता के लिए बर्धा राजन ही मसीहा था। वो उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और उनकी हर एक ज़रूरत को पूरी करता था। कुछ लोग बर्धा राजन को मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला हिंदू डॉन भी मानते थे। बर्धा राजन का खौफ इतना बढ़ चुका था कि पुलिस भी उससे टक्कर लेने को बचती थी। बर्धा राजन इतना पॉपुलर हो चुका था कि उसकी फ़ोटो भी मैगजीन में छपने लगी थी। फेमस जर्नलिस्ट हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में लिखा है कि बर्धा राजन को कभी किसी पुलिस वाले से मिलना होता था तो बर्धा राजन से पहले दारू का गिलास उस पुलिस वाले की टेबल पे पहुंच जाता था, जिसे देखकर सब समझ जाते थे कि बर्धा अब पुलिस स्टेशन आने वाला है। जिस टेबल पर दारू का गिलास रखा है सिर्फ वही पुलिस वाला रुकता था, बाकी पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते थे। बर्धा का खौफ इतना था कि बिना उसकी परमिशन के पुलिस वाले उसके इलाके में कदम भी नहीं रखते थे। इलीगल ट्रांसपोर्टिंग और ब्लैक मनी के दम पर लोकल पॉलिटिशियंस भी इन लोगों के इशारे पर नाचते थे। जो भी पुलिस वाला रिश्वत लेता था उसको ये खरीद लेते थे और जो पुलिस वाला रिश्वत नहीं ले रहा उसको ये पॉलिटिकल सपोर्ट से चुप करा देते थे। 1984 में बर्धा राजन की एक एम्बुलेंस चलती थी सोशल सर्विस के नाम पर। उस एम्बुलेंस से स्मगलिंग और किडनैपिंग का काम भी किया जाता था। उस एम्बुलेंस पर पुलिस वालों को शक होता है और बर्धा राजन के 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बर्धा राजन के पॉलिटिकल सपोर्ट से वो दोनों छूट जाते हैं। ये पहला केस नहीं था। बर्धा राजन के काले धंधों के लिए उसे कई बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से वो हर बार छूट जाता था। लेकिन एक दिन बुराई का अंत होता ही है। शेर को सवा शेर मिल गया था, जिसने बर्धा राजन को मजबूर कर दिया था मुंबई से भागने के लिए। 1985 में मुंबई पुलिस एक बड़ा एक्शन लेती है बर्धा राजन को पकड़ने के लिए। इंस्पेक्टर वाईसी पवार बिना किसी पॉलिटिकल डर के बर्धा राजन के अवैध धंधों पर रेड मार देते हैं और उसके सारे इलीगल धंधे बंद हो जाते हैं और देखते ही देखते बर्धा राजन की पूरी गैंग खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। बर्धा राजन 30 साल से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काम कर रहा था, लेकिन कभी भी उसने इस तरह मुंबई पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए कभी नहीं देखा था। ये वही बर्धा राजन था जो कभी पुलिस स्टेशन आने से पहले दारू का गिलास भेजकर अपने आने का संकेत देता था। वो आज मजबूर हो जाता है अपने सारे काले धंधे बंद करने को और मुंबई छोड़कर वापस तमिलनाडु भाग जाता है। और तमिलनाडु में 2 जनवरी 1988 को हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हाजी मस्तान ने बर्धा राजन की डेड बॉडी को तमिलनाडु से चार्टर्ड प्लेन में मुंबई बुलाया था अंतिम संस्कार करने के लिए। बर्धा राजन के अंतिम संस्कार में पूरी धारावी, माटुंगा और साइन कोलीबाड़ा भी शामिल था। और इस तरह अंत होता है इस मुंबई के डॉन का, जो किसी के लिए क्रिमिनल था तो किसी के लिए मसीहा। आपको क्या लगता है, बर्धा राजन क्रिमिनल था या मसीहा? कमेंट में ज़रूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।